हाँ तो भैया बहनों, हम पिछली वीडियो में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। जैव प्रक्रम में हम लोगों ने पढ़ा था पोषण के बारे में कि कैसे जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं। अब आज का टॉपिक है श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। तो देखें श्वसन है क्या। तो जीवों में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है ये? जीवों में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है और CO2 शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। सामान्य रूप से हम सोचें अगर, तो हम लोग जो भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, उसका होता क्या है? तो उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका अपघटन होता है जिसके बाद ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखें रासायनिक समीकरण, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये क्रिया होती कहाँ है? ये क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पहले क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, उसके बाद की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये कब होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो श्वसन जीवों में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर भोज्य पदार्थ का अपघटन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। इस क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा का उपयोग जीवधारी अपने विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाता है। श्वसन के प्रकार। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो श्वसन के प्रकार में पहला देखें वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन जो किसकी उपस्थिति में होता है? O2 की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यह अधिकांश या कहें अधिकांश जीवधारियों में होता है। अधिकांश जीवधारियों में ये वायवीय श्वसन होता है। इसमें होता क्या है? ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का कोशिका द्रव्य में विखंडन होता है जिससे ग्लूकोज के एक अणु से पायरूवेट के दो अणुओं का निर्माण होता है। पायरूवेट के दो अणुओं का निर्माण होता है। ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। फिर पायरूवेट के दो अणु का आगे जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वाष्प के रूप में पानी निकलता है। इस संपूर्ण क्रिया के दौरान 38 ATP ऊर्जा का लाभ होता है। आइए दूसरे बिंदु पर चलते हैं। यह दूसरे प्रकार अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन O2 या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक अवायवीय श्वसन जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि ईस्ट में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जब अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीवों जैसे कि ईस्ट में होता है तो उसमें क्रिया क्या होती है? उसमें ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में विखंडन होता है जिससे पायरूवेट के दो अणु बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु का पायरूवेट के दो अणुओं में विखंडन हो जाता है। ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही पायरूवेट का कोशिका द्रव्य में ही विखंडन होता है जिससे एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इस क्रिया के दौरान 2 ATP अणुओं का लाभ होता है।
दूसरा अवायवीय श्वसन जो जीवों में ऑक्सीजन की कमी में होता है, जीवों में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ये कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा शारीरिक व्यायाम कर लेते हैं तो हमारे हाथों पैरों में दर्द आ जाती है या सूजन टाइप में आ जाती है। तीव्र शारीरिक व्यायाम के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब ऐसा श्वसन होता है। इस श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में विखंडन होता है, जिससे पायरुवेट के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुवेट के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ये पायरुवेट के 2 अणु ऑक्सीजन की कमी में जब क्रिया होती है तब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन इसमें समझ में आ गया होगा। अब इसमें अंतर भी कभी कभी पेपर में आ जाता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है और अवायवीय श्वसन को अनाक्सी श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा का लाभ होता है। कितने एटीपी ऊर्जा का लाभ होता है? 38 एटीपी ऊर्जा का लाभ होता है। अवायवीय श्वसन के दौरान 2 एटीपी ऊर्जा का लाभ होता है। वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है यह पूरी की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाती है। वायवीय श्वसन की क्रिया के दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा का लाभ होता है। अवायवीय श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा का कम मात्रा में अपेक्षाकृत वायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में लाभ होता है। वायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण अपघटन हो जाता है। अवायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थ का पार्शियल या कहें कि अपूर्ण अपघटन होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। अब आइए अगले पर चलते हैं। एटीपी अभी हमने देखा वायवीय श्वसन के दौरान भी ऊर्जा मुक्त होती है और अवायवीय श्वसन के दौरान भी ऊर्जा मुक्त होती है। और हम देख क्या रहे थे कि वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा का लाभ होता है, अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा का लाभ होता है। तो एटीपी है क्या? तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है एटीपी का पूरा नाम। यह एक कोशिकीय प्रक्रमों की ऊर्जा मुद्रा है। क्या है? कोशिकीय प्रक्रमों की ऊर्जा मुद्रा। श्वसन प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा आकार्निक फास्फेट से एटीपी अणु के निर्माण में किया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? एडीपी फास्फेट अणु को अपने में शामिल करके एटीपी का निर्माण करती है। यह प्रकाश संश्लेषण तथा जीवों के विभिन्न क्रियाओं में उपयोग में लाई जाती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है वो एटीपी के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तथा जीवधारी जैसे कि हम लोग भी जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो कौन सी ऊर्जा होती है? एटीपी। उसको ही हम लोग विघटित करके उपयोग में लाते हैं। सूत्र क्या है? एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फास्फेट अणु से मिल करके एटीपी का निर्माण करता है। धन्यवाद।